नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्निकल एग्जाम 3 जुलाई 2023 के थर्ड सेट में पूछे गए जीके के 25 में से 21 एग्जैक्ट सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। इससे पहले 3 जुलाई के 2 पारियों के सवाल ऑलरेडी वीडियो आ चुका है और इसकी पीडीएफ फाइल ऑल सिप के एक साथ आपको मॉर्निंग में कल मिल जाएगी टेलीग्राम पर। न्यू कैंडिडेट अब तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा @trendgk, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी आपका एग्ज़ाम कब है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कब और कौन सी शिफ्ट में है। शुरुआत करते हैं जीके के सवाल की। सवाल नंबर 1, 2021 में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है पूर्व युद्ध अभ्यास 2021। अब युद्धाभ्यास का नाम ही है पूर्व युद्ध अभ्यास 2021। तो ये जो संयुक्त अभ्यास हुआ है भारत और किस देश के मध्य, जो 17वां एडिशन हुआ है, तो भारत और यूएसए के मध्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया के मध्य पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 हुआ है। ये 15 से 29 अक्टूबर 2021 तक यूएसए में ही आयोजित किया गया है, अलास्का यूएसए। तो ये प्रतिवर्ष होता है, एक बार यूएसए में होता है, एक बार इंडिया में होता है, इस टाइप से ये। इससे पहले जो संस्करण 16वां हुआ था वो बीकानेर राजस्थान में हुआ था, इंडिया में। और अगले सवाल की ओर मूव करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, अपनी तैयारी को औरों के मुकाबले नहीं आंकते हो और समय रहते हो उसमें सुधार नहीं करते हो, तो आपका सिलेक्शन है कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाते हो। फिर कहते हो आता हुआ सवाल गलत हो गया, टाइम मैनेज नहीं हो पाया। इसके लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट लगाना अनिवार्य है। तो इसके लिए आप टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। टेक्स्ट बुक पास प्रो एक नया टेक्स्ट बुक का फीचर है जिसमें आप और नई टेक्नोलॉजी के साथ में यहाँ पर तैयारी करेंगे। टेक्स्ट बुक पास प्रो में प्रीवियस ईयर के जितने भी मॉक टेस्ट हैं, एक तो यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम आप इसे री अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी मॉक टेस्ट है आप चाहते हो कि उसको दोबारा मैं री अटेम्प्ट करके अपनी एक्यूरेसी को और ज़्यादा बेहतर कर पाऊँ, तो इसके लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो आपके लिए है। इस पर प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट के साथ साथ सभी एग्जाम्स के, यानी 700 प्लस एग्जाम्स के यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके आप 50 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिमिटेड टाइम के लिए डील है। और जो कैंडिडेट पास प्रो या पास लेना चाहते हैं उसमें भी ये टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पास में होता क्या है, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट नहीं मिलते, बाकी उस पर आधारित सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे 700 प्लस एग्जाम्स की। जो एग्जाम्स की तैयारी करते हो एक बार टेक्स्ट बुक पास ले लो और जितने भी अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप एग्जाम डैशबोर्ड और इंटरफेस पर आधारित अटेम्प्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा लिंक को। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया सभी को पता है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट यहाँ पर कृष्णदेव राय का शासनकाल कब से कब तक रहा है? कृष्णदेव राय जो कि तुल्लव डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे, इनका शासनकाल ध्यान रखिएगा। कृष्णदेव राय ये तुल्लव डायनेस्टी के सबसे महान शासक माने जाते हैं। तो शासनकाल इनका 1509 से, कृष्णदेव राय 1509 से 1529, ठीक है, कृष्णदेव राय 9 से 29। और ये विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे, तुल्लव डायनेस्टी। शोर मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो शोर टेम्पल किस शैली में है? द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली जो मुख्य दक्षिण भारतीय शैली है, तो शोर टेम्पल है वो दक्षिण भारतीय महाबलीपुरम में जो मंदिर है 7वीं शताब्दी के दौरान निर्मित है। जब मंदिर निर्माण की शैली की बात होती है तो नागर शैली का नाम आता है। जो उत्तर भारतीय मंदिर है वो नागर शैली में रहते हैं और दक्षिण भारतीय मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में, जिसमें गोपुरम वगैरह आपको देखने को मिलता है, वो द्रविड़ शैली के मंदिर में। वेसर शैली इन दोनों का मिक्सर है, ठीक है। वेसर शैली का आज आपके सेकंड सेट में सवाल पूछा था। तो नागर और द्रविड़ शैली मिश्रित है, वो वेसर शैली है। और बाकी ये सभी शैलियाँ, जैसे कि द्रविड़ शैली की बात करें, गर्भगृह के ऊपर शिखर भाग पर प्रिज्मवत एक पिरामिड नुमा होगा द्रविड़ शैली में। और प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। वेसर शैली जो इनका मिक्सर है, जैसे कि राष्ट्रकूट मंदिर, होयसल, चालुक्य वंशी कतिपय मंदिर, ये इस शैली में बने हुए हैं। किसमें? वेसर में। जो आपके होयसल का पूछा किस शैली का? वेसर का। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का साक्षरता दर पूछा है, एसटी का परसेंटेज नहीं पूछा है, एसटी का साक्षरता दर पूछा है। लिटरेसी रेट एसटी की है वो 59% है। कितनी? एसटी की 59। अब भारत की सभी को पता है 74% है। और इसमें भी पूछ रहे तो पुरुषों के आप कहेंगे साक्षरता दर, अब इंडिविजुअल पूछ रहे तो पुरुषों के पूछ सकते हैं, तो पुरुषों के आप कहेंगे लगभग 82.14% और महिलाओं के आप कहेंगे 65.46%। और एससी की कितनी है? एससी की 66, एसटी की 59।
रिवर्स रेपो रेट को कौन डिफाइन करता है? रिवर्स रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये सभी रेट्स हैं वो तय की जाती है। रेपो रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट हो गई। रेपो रेट क्या होती है? ये वह इंटरेस्ट रेट है, वह ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। कोई भी बैंक मान लेते हैं आपके आईसीआईसीआई बैंक है, वो चाहता है कि कुछ पैसे उधार लिए जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्री में तो उधार देगा नहीं, उनसे कुछ क्या है ब्याज वसूलेगा। तो वो ब्याज दर किस रेट से ब्याज वसूलेगा आरबीआई? जिस पर वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है, तो वह ब्याज दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो वाणिज्यिक बैंकों को पैसे उधार देता है। इसका उल्टा रिवर्स रेपो रेट है। कभी कभार क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक है इनके पास जमा धन ज़्यादा हो जाता है, तो वो इस पर क्या लेना चाहते हैं? इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। तो वह दर जिस पर जो जितने भी कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, वो आरबीआई को यदि पैसा दे दे तो आरबीआई उसके बदले कितनी रेट उनको देगी? तो रिवर्स रेपो रेट थोड़ी कम होती है रेपो रेट से। संगीत नाटक अकादमी का शिलान्यास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कब किया था? संगीत नाटक अकादमी का शिलान्यास है वो दोस्तों 1953 में 28 जनवरी को किया था। संसद भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में इसका उद्घाटन किया था राजेंद्र प्रसाद ने 1953 में। जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना हो गई थी 1952 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 31 मई 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट वाले यहाँ पर देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये तीन नए शब्द को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया? तो संविधान की प्रस्तावना में ये जो तीन टर्म में प्रस्तावना में एक बाहरी संशोधन हुआ है जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीन शब्द ऐड हुए हैं। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976। अब 42वां संविधान संशोधन में काफ़ी कुछ संविधान में बदलाव हुआ, तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसमें एक तो आपकी मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए हैं और साथ ही साथ 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में स्पष्ट किया गया कि जो डीपीएसपी है राज्य के, वो मौलिक अधिकारों की तुलना में इन्हें वरीयता दी गई और लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को प्रभावी बनाया गया। मौलिक कर्तव्य यहाँ पर ऐड किए गए। भाग 4 क में 51 क में ख्याल के कितने प्रकार है? अब म्यूजिक का एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक आप देखेंगे, क्लासिकल म्यूजिक उसके बाद सर्च करना टॉप ट्रेंडिंग जीके, ठीक है। तो वहाँ पर म्यूजिक का डिटेल का वीडियो मिल जाएगा। इससे पहले हेड कांस्टेबल में भी पूछा था, तो ये सभी सवाल आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। अभी टीचर्स लेटेस्ट पैटर्न पर इस टाइप से सवाल म्यूजिक से पूछ रही है। ख्याल के कितने प्रकार हैं? ख्याल के 2 प्रकार हैं, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल धीमी गति में गाया जाता है, छोटा ख्याल तेज गति में गाया जाता है। तो 2 प्रकार। ख्याल का उद्भव का श्रेय है वो अमीर खुसरो को दिया जाता है, तो ख्याल खुसरो। ख्याल 2 से लेकर 8 पंक्तियों वाले लघु गीतों के रंग पटल पर आधारित है। ख्याल रचना को बंदिश के रूप में भी जाना जाता है। ख्याल के सबसे बड़े संरक्षक हैं वो 15वीं सदी में सुल्तान मोहम्मद शर्की थे। ख्याल में तान का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 जो मुख्य शैलियां हैं, आपको पूछ ले हिंदुस्तानी जो संगीत है उसमें गायन की कौन सी शैली नहीं है? तो 10 शैली ध्यान रखिएगा। ध्रुपद है, होरी है, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, राग सागर, तराना, सरगम, ठुमरी, धमार, ये शैलियां हैं। इससे पहले आपकी सेकेंड सेट में कर्नाटक संगीत से सवाल पूछा गया है। तो कर्नाटक संगीत ये विशेषकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल क्षेत्र, इसकी त्रिमूर्ति है त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री है। पुरंदरदास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। कर्नाटक संगीत की शैलियाँ में गीतम है, सुलादी है, स्वराजाती है, जतीस्वरम, कीर्तनम, कीर्ति, पद्यनम, ये सभी आ जाती है। और नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, ग्वालियर घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्वालियर घराना है सबसे बड़ा ख्याल घराना, तो ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। तो ग्वालियर घराने में ख्याल जो गायकी है उसकी सभी विशेषताओं को अष्टांग गायकी के रूप में ग्रहण किया गया। सबसे पुराना घराना और उसके जन्मदाता है ग्वालियर घराने के उस्ताद नत्थन पीर बख्श। इस घराने के प्रमुख गायक में हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खान, बालकृष्ण बुआ, इज्जल करजीकर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओंकारनाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास, वीणा सहस्त्रबुद्धे हैं। ग्वालियर घराने के ये प्रमुख सिंगर हैं, सबसे बड़ा ख्याल घराना है। नेक्स्ट यहाँ पर 80 बीज पैदा करने में कितने अष्टसूत्री विभाजन होंगे? तो 80 बीज पैदा करने में अष्टसूत्री विभाजन का थोड़ा हटकर सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो टोटल 100 अष्टसूत्री विभाजन होंगे। किस टाइप से 100 होंगे? तो यहाँ पर 80 बीज पैदा करने के लिए 80 तो नर के और 80 मादा युग्मक के बीच में निषेचन होगा, तभी 80 बीज उत्पन्न होंगे। तो आप कहेंगे 100 कैसे हुए? 100 इस प्रकार हुए। अब पुरुष लिंग कोशिकाओं के जो 20 अष्टसूत्री विभाजन है
वो 80 पुरुष युग्मक का उत्पादन करते हैं। ऐसे तो 80 नर और 80 मादा में 160 हो जाते हैं, लेकिन जो पुरुष लिंग कोशिकाओं में क्या होगा, 4 गुना हो जाते हैं, यानी 20 अर्धसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 युग्मक बन जाते हैं। जब 20 हो जाएंगे, 20 × 4 यानी 80 हैं, आपको बीज उत्पन्न करने हैं, तो 4 यहाँ 80 संतति कोशिकाएं बन जाएगी। अर्धसूत्री विभाजन होगा जब पुरुष लिंग कोशिकाओं में, तो उसके लिए तो 20 हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। और जो महिला मैं बात करूं, फीमेल लिंग कोशिकाओं के जो 20 अर्धसूत्री विभाजन केवल 20 युग्मक ही उत्पन्न करेंगी। पुरुष में 20 तो 80 कर रहे हैं, लेकिन फीमेल में आपको 80 चाहिए ना, मादा भी 80 चाहिए। उस केस में 20 से काम चलेगा नहीं, क्योंकि 60 युग्मक पतित हो जाते हैं, फीमेल में पूरे नहीं होते, 20 में 80 नहीं होंगे, कुछ पतित हो जाते हैं। इसलिए फीमेल को क्या चाहिए, 80 के 80 युग्मक फीमेल अलग से। तो 80 युग्मक का उत्पादन करने के लिए महिला लिंग कोशिकाओं के भी 80 अर्धसूत्री विभाजन, जैसे कि यहाँ पर 80 नर और 80 मादा युग्मक, तो मादा में 80 के 80 चाहिए, नर में केवल 20 चाहिए, क्योंकि 20 × 4, एक नर 4 में विभाजित हो जाता है। तो इस केस में 20 हो गए नर के, 80 हो गए मादा के, टोटल 100 अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर होने वाले हैं। तो कोई भी सवाल इस टाइप से घुमाकर पूछ लें, यदि 100 का पूछ लें, यदि 100 बीज उत्पन्न करने हैं तो कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। जब 100 का पूछा है, आपको पता 100 में 100 नर 100 मादा चाहिए, और नर के केस में आपको पता है बट्टा 4 करने पर काम हो जाता है, तो 25 अर्धसूत्री विभाजन, और मादा के केस में आपको 100 के 100 चाहिए, तो 125 अर्धसूत्री विभाजन। इस टाइप से आप कोई भी सवाल कर सकते हो। कथक नृत्य का जन्म किस घराने में हुआ था। कथक नृत्य का जो जन्म है वो जयपुर घराने में हुआ, इसका श्रेय जाता है। चोल राजा राजा प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण कराया था। तो राजा प्रथम ने तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है, तंजावुर तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 AD में चोल राजा प्रथम ने बनवाया था। अब जब चोल मंदिर की बात आती है, क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, ठीक है, तो चोल ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 1987 में शामिल किए गए। तो इसमें आपके चोल मंदिर में 3 मंदिर आते हैं। 3 चोल मंदिर कौन से हैं जो द्रविड़ शैली में है। एक तो आपका तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, एक गंगाईकोंडा का चोलापुरम टेम्पल है जो भी राजेंद्र चोल प्रथम ने 1035 AD में बनाया। एक दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर है, ये भी राजा चोल द्वितीय ने बनाया था 12वीं सेंचुरी में। ये 3 चोल टेम्पल ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। इसके अलावा मंदिर में कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछा जाता है, तो पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम सूर्य मंदिर कोणार्क का बनवाया था। कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में 1250 ईस्वी में पूरी उड़ीसा में है कोणार्क सूर्य मंदिर। लिंगराज मंदिर है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ये ययाति केसरी ने बनवाया था। खजुराहो का मंदिर चंदेल वंश के द्वारा निर्मित है। सभी इंपोर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक में कौन सा दर प्रभाव डालता है। मानव विकास सूचकांक में 3 संकेतक पर विचार किया जाता है। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय है। इन तीनों मानकों के आधार पर डिफाइन की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। गोलकोंडा किला का पूछा है, तो गोलकोंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में है। 11वीं शताब्दी में काकतीय रूलर नाम है प्रताप रुद्र ने 11वीं शताब्दी में काकतीय जो वंश के ही रूलर शासक हैं, हैदराबाद में बनाया था गोलकोंडा किला। नामधारी आंदोलन कहाँ शुरू किया गया। नामधारी आंदोलन कह दें या फिर कूका आंदोलन कह दें, इसकी शुरुआत है वो दोस्तों पंजाब में हुई है। पंजाब के लुधियाना जिले के भैणी या फिर साहिब नामक स्थान पर कूका आंदोलन या नामधारी आंदोलन की शुरुआत राम सिंह ने की थी 1857, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती और गणेश उत्सव की परंपरा डालने वाली महापुरुष कौन थे। महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती और गणेश उत्सव, ये जो परंपरा है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसको प्रचलित किया है। गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बंगाल और असम में शाम की गरज के तूफान के रूप में जाना जाता है। बंगाल में जो शाम को तूफान आता है ना, उसे काल बैसाखी बोलते हैं, नॉर्वेस्टर बोला जाता है, ठीक है, नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी। लू क्या होती है। उत्तर भारत में जो गर्मीली एकदम शुष्क हवाएं चलती रहती है ना, पश्चिम दिशा से आती हैं उत्तर भारत में। आम्र वर्षा क्या होती है। केरल में मानसून से पहले की वर्षा। और चिनूक हवाएं हैं, ये उत्तरी अमेरिका के आंतरिक पश्चिम में बहती है। भारतीय कॉफी कौन सा देश आयात करता है। भारतीय कॉफी है आयात करने वाला प्रमुख देश है इटली भारतीय कॉफी का सबसे बड़ा आयातक है। इसके अलावा जर्मनी करता है, बेल्जियम करता है, रूस करता है। तो ये 4 देश हैं 45% कॉफी का आयात करते हैं भारत से। तो भारतीय कॉफी सबसे अधिक इटली, उसके बाद जर्मनी, बेल्जियम, रशिया है।
सर्वाधिक कॉफ़ी होती कहाँ पर है? सर्वाधिक कॉफ़ी है भारत के राज्य की बात करें तो कर्नाटक में होती है। और कौन से देश में होती है हाईएस्ट कॉफ़ी प्रोडक्शन, वो ब्राज़ील में होता है। भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक, जैसे कि कॉफ़ी सबसे अधिक इटली खरीदता है भारत से, तो भारतीय चाय कौन खरीदता है भारत से? रशिया खरीदता है। सबसे अधिक चाय होती कहाँ पर है? असम में होती है भारत में, और बाकी ओवरऑल में चाइना में होती है। अगला सवाल है, गुड़हल और गुलाब का कौन सा अनुप्रयोग सबसे अच्छा है? तो ये विकल्प थे, अच्छे ढंग से समझ में नहीं आया किस टाइप से सवाल था, एग्जैक्ट सवाल जिसको पता है तो वो कमेंट करके बता सकता है। एक करंट अफेयर्स का 2021 का सवाल था, टेलीकॉम जो ऑपरेटर हैं इनसे संबंधित कोई अवार्ड का सवाल पूछा गया था। तो ये सवाल आपके सामने जो आज थर्ड सेट में पूछे गए हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। न्यू कैंडिडेट अब तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम में सर्च करना @TREND वहाँ से आप 2,63,000 प्लस सब्सक्राइबर वाला जो चैनल है उसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। न्यू कैंडिडेट मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हुए एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेते हुए मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।